सो अब हम सीखते हैं थर्ड यूज। ठीक है, क्या है थर्ड यूज? टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। ये यूज थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान से सीखना पड़ेगा। हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज को मिला के उनमें रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन बनाते मीन्स कि कैसे हम फॉर्मूला बनाते हैं अलग अलग क्वांटिटीज से। ठीक है, तो देखते हैं कि किस फॉर्म में हमको दिया होगा, उससे हमको कैसे बनाना। तो पहले फॉर्म देखते हैं। तो देखिए, आपको अगर क्वेश्चन दिया होगा तो इस तरह से होगा, सपोज वी वांट टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमको क्या करना है भाई, एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। किसके लिए? पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए। ठीक है, अभी हमको पता नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है या पीरियोडिक टाइम क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, ये हमको नहीं पता। हमको यहाँ पे वो रिलेशन बनाना है। तो देखते हैं आगे क्या है। फिर बोल रहा है द पीरियोडिक टाइम टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड करता है पीरियोडिक टाइम टी लेंथ पे, लेंथ एल, और किस पे डिपेंड करता है? मास पे, है ना, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, सिंपल पेंडुलम क्या होती? तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई रिजिड सपोर्ट है, अगर उससे हम किसी डोरी से कोई चीज, कोई वेट लटका दें तो बन जाता है सिंपल पेंडुलम, है ना। क्या बन जाता है? सिंपल पेंडुलम। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? जो उसका टाइम पीरियड है उसको हम ऐसे करके छोड़ दो तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। ये जो थ्रेड बंधा था उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है ना। और किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो हमको देखना है कि इस पे रिलेशन क्या बनेगा। तो इसके लिए अब हम कैसे करेंगे देखिए। तो जब भी कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये देखना है कि किस चीज के लिए हमको फाइंड करना है वो रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है? टाइम पीरियड पे, क्योंकि हियर वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमने क्या किया कि टाइम पीरियड टी को रखा LHS। ठीक, जो जो भी क्वांटिटी उस पर डिपेंड कर रही है उनको हम RHS में रखेंगे। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये तीनों चीजें दिख दी। किस पे डिपेंड किया था? टी, मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अब सिंपली आप हमने यहाँ पे पावर लगा दी है ABC, कुछ भी लगा सकते हैं हम, XYZ, कुछ भी बोल दो आप, है ना, WYC, जो मन में है कुछ भी ले सकते हैं, इस पे कोई डिफिकल्टी नहीं। दूसरी चीज, आप रैंडमाइज कहीं से कुछ भी ले सकते हो। मतलब अगर आपका मन है इसको C लूं, इसको A लूं और इसको मैं B लूं, ले लो, आपकी मर्जी, है ना। ये अपने हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो हमने तीनों क्वांटिटीज अलग अलग लिखी, इसको हम एक साथ लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम? T प्रोपोर्शनल टू MLG, पावर में ABC जैसा था। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, इसके बाद का हमारा स्टेप क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटा देते हैं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है K। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? T इक्वल टू K n की पावर LBGC। यहाँ पर K क्या है? तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन नहीं है। जनरली ऐसे ही हमने ले लिया है। अगर आपको K की जगह में दूसरा नोटेशन रखना है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, बस क्योंकि ये डायमेंशन लेस है इसीलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो अब क्या करना है कि ये इक्वेशन हमको देखनी है। अब यहाँ पे देखिए, LHS और RHS, इनमें जो कुछ भी है सभी के हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो LHS से शुरू करते हैं। अब LHS में क्या है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी T, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? T1। क्या होता है? T1। तो हमने यहाँ देखिए क्या लिख लिया? M0 L0 T1। M0 L0 ये है ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि टाइम पीरियड का T1 होता है तो M और L आता नहीं, इसीलिए
फिर हमारे पास क्या क्वांटिटी है भाई, आरएचएस में आ जाओ। के तो डायमेंशनलेस है, इसीलिए के के लिए हमने कुछ भी नहीं लिखा। इसके बाद आता है एम। एम क्या है, मास। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1, तो लिख दिया m1। मास की पावर क्या है, a, तो पावर में हमने क्या लिख दिया, a। ठीक है। अब देखिए दूसरा है l। l क्या है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला l1। पावर क्या है उसकी, b, तो पावर में b लिख दिया। फिर थर्ड क्या है, g। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो L1t माइनस 2, तो हमने लिख दिया। m0 क्यों लिखा, ऐसे ही। अगर आपको नहीं लिखना तो ना लिखो तो भी चलेगा। अगर आपको इधर भी ये m0 L0 नहीं लिखना तो आपकी मर्जी, हटा दो। ठीक है, नहीं लिखो चलता है। तो L1t माइनस 2 पावर में c। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। एक चीज देखनी है, LHS में देखो m, l और t तीन ही क्वांटिटीज हैं, है ना। तो अपने को RHS में भी वही फॉर्म लाना है, m, l और t। हम l 2 बार लिखा हो या m 2 बार लिखा हो, ऐसा नहीं करते। पहले भी हमने सीखा था डायमेंशन में। अब देखो क्या करेंगे, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो m की पावर a, l की पावर b, इधर मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 का 0 ही, LCT की पावर माइनस 2 से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए m की पावर a है यहाँ पे और m की पावर 0, तो क्या आ गया, m की पावर a प्लस 0 यानी a। l देखते हैं, l की पावर b है और इधर l की पावर c, तो क्या लिखेंगे, l की पावर b प्लस c। क्या लिख देंगे, l की पावर b प्लस c, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ b प्लस c। अब t देखते हैं, तो यहाँ पे RHS में t सिर्फ एक ही है, तो लिख दिया t2 माइनस c। अब इसके बाद क्या करेंगे, LHS और RHS की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, पावर्स हैं, उनको हम मतलब जो डायमेंशन है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं, अब m से शुरू करते हैं। देखो मास, इधर देखो मास की पावर क्या है, a, इधर मास की पावर 0, दैट मींस a इक्वल टू क्या आ गया, 0, a इक्वल टू 0। अब देखते हैं लेंथ। लेंथ की पावर इधर 0 और इधर क्या है, b प्लस c, तो b प्लस c इक्वल टू 0। थर्ड अब क्या है, टाइम। टाइम पे देखते हैं, इधर क्या है, टाइम की पावर माइनस 2c, इधर टाइम की पावर 1, तो माइनस 2c इक्वल टू 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज निकालेंगे a की c की। तो a की वैल्यू तो मिल गई 0 हमको, c के लिए यहाँ c को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/2, माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालनी, तो ये c की जो इक्वेशन है, c की जो वैल्यू है वो इसमें डाल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब क्या करेंगे, ये जो भी हमने a b c की वैल्यू फाइंड की है, ये वापस हम उधर जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में और उधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सब्स्टिट्यूटिंग a b c इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो करते हैं, देखो इक्वेशन 1 में देखो t फिर k। अब n की पावर क्या है, a, और a की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ 0 डालो, तो क्या आ गया, n की पावर 0। l की पावर क्या है, b, b की वैल्यू 1/2, देखो 1/2। g, उसके बाद g की पावर कितनी है, c की वैल्यू -1/2, है ना। तो आप देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t इक्वल टू k, m की पावर 0 है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1, तो ना लिखे तो भी चलता है। फिर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, है ना, तो अंडर रूट l/g, 1/2 ये प्लस में तो ऊपर, इधर माइनस में 1/2 है तो g नीचे आ गया। तो आपने फाइंड कर लिया फॉर्मूला, है ना। आप इसको यहाँ तक रखना चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो, क्योंकि k के बारे में आपको नहीं पता। अब बट अगर आपको पता है द वैल्यू ऑफ k इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, क्या वैल्यू होती है इसकी, 2π। अगर आप जानते हैं तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इक्वल टू 2π √ l/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे अपने एक बात देखी होगी, जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था, टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन मास, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। लेकिन क्योंकि फॉर्मूला में इसमें मास होता नहीं, इसीलिए मास अपने आप निकल गया, m की पावर क्या आ गई थी, है ना। बट हम इनिशियल बेसिस पे तो हमने देखो मास दिया भी था, लेकिन फॉर्मूला में क्योंकि मास नहीं आता इसीलिए वो अपने आप निकल गया। इसीलिए मेथड बहुत यूजफुल है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड यूज था। अब देखिए जैसे कुछ चीजें अच्छी होती तो उनमें कुछ कमियां भी होती है ना। तो वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशनल मेथड की कुछ कमियां हैं, तो देख लेते हैं कि वो क्या कमियां हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या कमी है पहली, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल रिलेशन इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। यानी अगर कोई क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो हम फिजिकल रिलेशंस का नहीं निकाल सकते। तो ये क्या हुई, लिमिटेशन। दूसरी क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अभी देखा हमने यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो हमको पता नहीं थी, है ना, वो इस मेथड से हम नहीं निकाल सकते। अगर हमको पहले से पता है तो आप यूज कर सकते हो, तो वो इसकी लिमिटेशन हुई कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तीसरी क्या है कि ये जो मेथड है वो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस पे यूज नहीं कर सकते। नहीं यूज कर सकते मतलब जैसे अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं तो log x आया, है ना, मतलब कि अगर आपके पास लिखा हो ऐसा log x, तो इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, ये डायमेंशन लेस हमको लेना पड़ता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी साइन, कॉस, टैन, ये सब अगर आ रहे हैं तो ये डायमेंशन लेस लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखिए चौथी इसमें कमी क्या है, चौथी इसकी लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट यूजफुल इफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नॉट डायमेंशनलेस। है मतलब कि अगर ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं है तो इस मेथड को, इस जो हमने तरीका सीखा उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन हुई। जैसे एग्जांपल दें तो अब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, क्या होता था फॉर्मूला, F = gm1/r²। तो इस फॉर्मूला के लिए हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि g डायमेंशनलेस नहीं है, g की तो यूनिट होती है, हम पढ़ भी चुके हैं, क्या होती है, Nm²/kg²। तो ये हमने आज पढ़ा, डायमेंशनल मेथड के यूजेस पढ़े और उसकी लिमिटेशंस पढ़े। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।